हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बाइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैडर स्ट्रक्चर। तो लैडर स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। तो लैडर स्ट्रक्चर भी एक तरीके का क्या है, स्पेसिफिक रियलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर का। देखो, हम लोग लास्ट वीडियो से क्या पढ़ रहे थे, डायरेक्ट फॉर्म 1, डायरेक्ट फॉर्म 2, कैस्केड एंड पैरेलल रियलाइजेशन, जिसमें हमने ऑलरेडी अपने जो भी डिजिटल फिल्टर है उसका जो रियलाइजेशन टेक्निक होता है हमने कवर कर रखा है। अब हमने देखना है लेडर स्ट्रक्चर। तो लेडर स्ट्रक्चर देखो, ज्यादातर आपको एनालॉग फिल्टर में लो पास, हाई पास और बैंड पास फिल्टर को इम्प्लीमेंट और डिजाइन के लिए बनाया जाता है या यूज किया जाता है। लेकिन डिजिटल फिल्टर में भी कहीं कहीं इसका यूज होता है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो क्या होता है, सिस्टमैटिक और मॉड्यूलर वे होता है अपने ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। और इसमें एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या होती है, जो सेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मीन्स जो सिस्टम के अंदर जितने भी आपके डिले हो गया या एडर हो गया वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। और हर एक सेक्शन एक दूसरे से क्या होता है, सीरीज में कैस्केड होता है। ठीक है, मतलब हमारा एक सेक्शन क्या होगा, दूसरे सेक्शन से क्या हो जाएगा, सीरीज में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा तीसरा सेक्शन क्या हो जाएगा, सीरीज में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप देखो तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है, लैडर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसको एनालिसिस करना, इसको डिजाइन करना और इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा इजी होता है, फिजिबल होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल फिल्टर में भी इसका यूज होता है। तो लेकिन इसका ज्यादातर यूज आप देखोगे कि आपका एनालॉग फिल्टर में होता है। तो लैडर स्ट्रक्चर भी एक तरीके का क्या है, स्पेसिफिक रियलाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर का। पर्टिकुलरली यह एनालॉग फिल्टर के लिए यूज होता है। इट इज कॉमनली यूज फॉर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लो पास, हाई पास एंड बैंड पास फिल्टर। इसका ज्यादातर यूज आपको लो पास, हाई पास और बैंड पास फिल्टर को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? तो जो लैडर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक और मॉड्यूलर वे प्रोवाइड करके देते हैं अपने ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसके बेसिक कंसेप्ट देखो, अभी मैंने बात किया था आपको सेक्शंस। सेक्शन मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ फिल्टर, मतलब एक ऑर्डर ऑफ फिल्टर। आपका जो फिल्टर होता है इसमें जो ट्रांसफर फंक्शन होते हैं वो वन ऑर्डर सेक्शन में डिवाइड होते हैं। मतलब हर एक सेक्शन का जो मिनिमम पावर होगा वो क्या होगा, z टू द पावर -1। मतलब हर एक सेक्शन में आपको एक ही डिले एलिमेंट देखने को मिलेगा, और वो कहाँ रहेगा, आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में। यहाँ से हमारा इनपुट हुआ, यहाँ से हमारा आउटपुट हुआ, बीच में ही हमारा क्या होगा, एक डिले एलिमेंट होंगे। तो ये एक प्रॉपर हमारा क्या बनेगा, एक सेक्शन बनेगा। और यही सेक्शन हमारे क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा लैडर स्ट्रक्चर। ओके, तो जो लैडर स्ट्रक्चर होता है वो आईआर फिल्टर को एज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में रिप्रेजेंट करता है। आप देखोगे कि इसमें आपको ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, जो एडर्स होंगे, मल्टीप्लायर होंगे, डिले एलिमेंट्स होंगे। और वो क्या होंगे, हर एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से क्या होगा, इंटरकनेक्टेड होगा, वो भी सीरीज में होगा। ईच करस्पॉन्डिंग टू अ सिंपलेस्ट फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन और अ बेसिक फिल्टर एलिमेंट। अभी मैंने बता दिया था ना कि जितने भी सेक्शन होंगे वो क्या होंगे, सिंपलेस्ट फर्स्ट ऑर्डर सेक्शन के होंगे। इसलिए इसको स्ट्रक्चर लैडर नाम दिया जाता है, क्योंकि जो कैस्केडिंग होती है, जो अरेंजमेंट होता है वो किस में होता है, सीरीज में होता है। और इसकी जो कैस्केडिंग इस हिसाब से की जाती है कि आपको देखने को क्या मिलेगा, यह एक तरीके का लैडर का फॉर्म। इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैडर स्ट्रक्चर। अब हमारा कैस्केडिंग सेक्शन, तो मैंने बता दिया था ना, जो ऑर्डर ऑफ सेक्शन होगा वो जितने भी होंगे उसको सीरीज में कैस्केड किया जाता है, और इस वजह से ये चेन लाइक और लेटर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस सेक्शन, हर एक सेक्शन जो होगा वो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन को क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। मैंने बताया था ना, एच जो होंगे वो क्या होंगे, सेक्शंस में ब्रेक डाउन होंगे, H1 H2 Hz। तो हर एक इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन क्या बताएगा, हमारे टोटल ट्रांसफर फंक्शन को क्या करेगा, अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, अब हम इसका देखते हैं रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्या होता है लैडर स्ट्रक्चर का, वो देखते हैं। तो उससे पहले हम अपना देखेंगे क्या, ट्रांसफर फंक्शन। तो जो इसका ट्रांसफर फंक्शन बनता है, जो हमारा आउटपुट सिग्नल हो गया या इनपुट सिग्नल हो गया, वो किस फॉर्म में होता है, रॉथ एरे के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। देखो, आप लोग ने मैथ में पढ़ा होगा रॉथ एरे टेबल। तो उसमें जो इक्वेशन फॉर्म होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ए एन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू जेड टू द पावर माइनस एन प्लस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू जेड टू द पावर माइनस एन प्लस टू
एंड सो ऑन कहाँ तक हमारा जाता है ए नॉट, मतलब लास्टली जो जेड का पावर होता है वो 0, जिसको हम लोग क्या कहते हैं ए नॉट इंटू 1 इज इक्वल टू ए नॉट। ओके, तो इस तरीके का हमारा इक्वेशन होता है। तो हमें अपने ट्रांसफर फंक्शन में यही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो आप देखोगे क्योंकि हमारे ट्रांसफर फंक्शन में वाई जेड बाय एक्स जेड होता है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस में होगा, वाई जेड बाय एक्स जेड, मीन्स हमारा जो सिस्टम बनेगा वो कैसा बनेगा, रेशनल सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाई जेड के लिए अपने राउथ-एरे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को रखा है और अपने एक्स जेड को भी राउथ-एरे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने रखा है। ठीक है, अब इसको नहीं समझ में आया, सिंपल समझो। अगर हम मान लेते हैं कि ए का वैल्यू क्या है 3, सो एन का वैल्यू मान लेते हैं क्या 3, तो हम क्या लिखेंगे ए 3 इंटू जेड टू द पावर माइनस 3 प्लस, अब क्या है -1 है तो 3 -1 क्या हो जाएगा 2 इंटू जेड टू द पावर, ऊपर भी एक माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा -2 प्लस a1 इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या होगा इक्वेशन, मतलब जो आपका z का जो पावर होगा वो किस में रहेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। समझो ना, आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपने पावर को लिखना है। यहाँ अगर सबसे हाईएस्ट पावर आपका z टू द पावर -5 है तो उसके बाद आप इक्वेशन क्या लिखोगे, z टू द पावर -4 का, फिर -3 का, फिर -2 का, फिर -1 का, और लास्ट में z टू द पावर 0 जो आएगा क्या आपका सिंपल ए नॉट। ओके, और सारे जितने भी पावर है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होंगे, जो क्या होंगे हमारे an -1 a1 a नॉट, यहाँ तक जाएगा हमारा वैल्यू। ओके, तो ये रहा हमारा एक विजुअलाइजेशन। अब देखो जब हम अपने ट्रांसफर फंक्शन को फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसको इनके जब हम रूट्स निकालेंगे तो जो हमारा बनेगा रूट्स इस फॉर्म में बनेगा। अब देखो कैसे, तो आपको मैंने बताया था, देखो सिंपल ये क्या है, इसको समझो कि अगर हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा वैल्यू क्या आया, 2 आया। मीन्स अगर हम 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस में डिवाइड कर सकते हैं, इसके दो रूट निकल सकते हैं, एक 2 हो सकता है ना। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, अपने इस वाले ट्रांसफर फंक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं, इनका फैक्टर निकालते हैं, तो आपको इस फॉर्म में हमारा ट्रांसफर फंक्शन देखने को मिलेगा। क्या रहेगा हमारा ए नॉट प्लस 1 बाय बीटा 1 इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस 1 बाय a2 प्लस 1 बाय बीटा 2 इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस सो ऑन, कहाँ तक हम आ जाएगा 1 बाय अल्फा एन तक। अब ये अल्फा 1 अल्फा नॉट बीटा 1 अल्फा 2 बीटा, ये सब क्या है, ये सारे क्या है कोफिशिएंट्स हैं, किसके, हमारे रूट्स के। देखो जब हमने डिवाइड किया तो हमारा रूट क्या है 2, तो यही हमारे क्या है अल्फा नॉट। ठीक है, यही हमारे क्या है कोफिशिएंट। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारे इक्वेशंस के जो हमारे इसको फैक्टराइज करने के बाद जो हमारा रूट आता है वो ये वही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने क्या करना है, अपना राउथ एरे टेबल को कैरेक्टराइज करना है। तो राउथ एरे टेबल कैसे बनेगा वो देखो, तो ये रहा आपका राउथ एरे टेबल। ये क्या बता रहा है, जो जेड का हाईएस्ट पावर होगा हम वहां से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएगा हमारा 1 तक जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड टू द पावर 0, हम जिसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, एंड ये हमारा क्या है an -1 तो हमने जो इक्वेशन निकाला था उसका जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे। और देखो अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके जो रूट्स आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, अल्फा नॉट बीटा 1। सीरीज याद रखना, हमें कहाँ से स्टार्ट करना, अल्फा नॉट, फिर हमारा बीटा कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, अल्फा नॉट फिर बीटा 1 आएगा, फिर उसके बाद अल्फा 1 आएगा, फिर बीटा 2 आएगा, फिर अल्फा 2 आएगा, फिर हमारा बीटा 3 आएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा चलेगा। ठीक है, तो ये वाला सीरीज याद रखना। इसी तरीके से हमें अपना एक कैलकुलेशन करना है। तो हमें अब अल्फा नॉट निकालना है, तो अल्फा नॉट कैसे निकलेगा, अल्फा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा an बाय bn। मतलब फर्स्ट वाले रो को आप सेकंड वाले रो से डिवाइड करोगे, मतलब उसके कोफिशिएंट को डिवाइड करोगे और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, अपने पहले कॉलम को ही लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा bn। अब हमें क्या करना है, हमारा बीटा 1 निकालना है। तो बीटा 1 निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इससे, मतलब सेकेंड रो को हम थर्ड रो के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा bn बाय cn -1। देखो राउथ एरे टेबल में ये जो पहला कॉलम होता है ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बाकी कॉलम बस कैलकुलेशन के लिए होते हैं, लेकिन जो पहला कॉलम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जितने भी इक्वेशन हम निकालेंगे इन्हीं से निकालेंगे। तो अल्फा नॉट हमारे क्या निकल गया an बाय bn।
बीटा वन क्या निकलेगा, क्योंकि अल्फा नॉट के बाद हमारा क्या था बीटा वन, तो बीटा वन के लिए हमारा क्या हो जाएगा bn बाय cn माइनस वन। ठीक है, अब देखो बीटा वन के बाद हमारा क्या आएगा अल्फा वन, तो अल्फा वन क्या हो जाएगा cn, मतलब हमारा जो थर्ड वाला रो होगा उसको फोर्थ वाले रो से हम डिवाइड करेंगे, cn माइनस वन बाय dn माइनस वन। तो इस तरीके से हमारा वैल्यू निकलेगा। ओके, तो हमने समझ लिया कि हमारा टेबल कैसे क्रिएट हो रहा है। अब हम आगे इसका क्या करते हैं, इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपना वन नोट ऑन कर लेंगे और हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि हमारा लेटर स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, मतलब जो सिस्टम होता है उसमें जो अरेंजमेंट होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो कैसे होते हैं, हमारा सिस्टम कैसे बनता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा लेटर स्ट्रक्चर का जो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था वो क्या था एच जेड। एच जेड हमने क्या निकाला था अल्फा नॉट, हमने किस में निकालना है रूट में निकालना है। ठीक है, अल्फा नॉट बाय बीटा वन जेड टू द पावर माइनस वन। देखो अल्फा वाला जो भी वैल्यू आएगा अल्फा नॉट अल्फा वन, उसके साथ आप कोई भी डिले एलिमेंट नहीं लगाओगे, लेकिन जो आपका बीटा वाला वैल्यू आएगा बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर एंड सो ऑन, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा एक डिले एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब जेड टू द पावर माइनस वन, ये फिक्स है। ठीक है, अल्फा के साथ कोई भी डिले नहीं आएगा, लेकिन बीटा के साथ डिले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ गया वन बाय बीटा वन इंटू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस वन बाय अल्फा वन प्लस वन बाय बीटा टू इंटू जेड टू द पावर माइनस टू। अब हो गया हमारा प्लस वन बाय अल्फा टू प्लस वन बाय बीटा थ्री इंटू जेड टू द पावर माइनस थ्री प्लस एंड सोन हमारा कहाँ तक जाएगा वन बाय अल्फा एन। तो हमने ये निकाला था। तो आप इसमें एक चीज देखोगे कि अल्फा नॉट प्लस वन बाय बीटा वन इंटू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस वन, और यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि हमारा क्या हो रहा है, यही वाला सेक्शन रिपीट होता जा रहा है नीचे। फिर ये देखो यहाँ तक सेक्शन फिर वही रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ तक सेक्शन वही रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, ये वाले वैल्यू को क्या मान लेंगे T1Z, ताकि हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए कि हमारा यहाँ तक वाला जो वैल्यू है बी वन इंटू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस वन, उससे नीचे वाला जो भी वैल्यू है उसको हमने क्या, मतलब अल्फा वन से जो वैल्यू स्टार्ट हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं उसको T1Z मान ले रहे हैं। ओके, याद रखना कि अल्फा वन से जहां से स्टार्ट होगा वहीं से T1Z लेना, यहाँ से मत ले लेना, वन बाय अल्फा वन से नहीं ले लेना, क्योंकि इसमें मिस्टेक होता है। याद रहना जहां से अल्फा वन से स्टार्ट हो रहा है वहां से हमें वैल्यू को क्या ले लेना, अपना T1Z मान लेना है। ओके, तो अब हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, एच जेड इज इक्वल टू अल्फा नॉट प्लस वन बाय बीटा वन इंटू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस वन बाय, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया T1Z, तो हमारा क्या जाएगा बाय T1Z। अब देखो एच जेड हमारा क्या होता है वाई जेड बाय एक्स जेड, यही तो होता है ना। हमें क्या निकालना, अपना स्ट्रक्चर निकालना है, तो उसमें क्या होंगे वाई जेड और एक्स जेड होंगे। तो हमें इसी फॉर्म में तो हमारा स्ट्रक्चर निकलता है ना, तो हमें क्या करना होगा एच जेड को वाई जेड बाय एक्स जेड में लिखना होगा, इज इक्वल टू यहाँ हमारा क्या हो जाएगा अल्फा नॉट प्लस वन बाय बीटा वन इंटू जेड टू द पावर माइनस वन प्लस वन बाय T1Z। ये हो गया। अब हमने क्या करना है एक्स जेड को इधर भेज देना है हम, क्योंकि हमें अपना वाई जेड निकालना है। तो वाई जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे अल्फा नॉट इंटू एक्स जेड प्लस वन बाय बीटा इंटू जेड टू द माइनस वन प्लस वन बाय T1Z। और हमने क्या किया एक्स जेड को इधर मल्टीप्लाई किया है। अब देखो जब कोई भी इनपुट सिग्नल को आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका आउटपुट आता है वो क्या होता है हमारा जो हमें आउटपुट पे चाहिए, मतलब वो वाई जेड होता है। और हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपने इनपुट सिग्नल को, हमेशा ट्रांसफर फंक्शन से। याद करो वाई जेड किसके बराबर होता है एक्स जेड इंटू एच जेड ही तो होता है। जब हम ट्रांसफर फंक्शन को अपने इनपुट सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो हमारा आउटपुट जनरेट होता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इनपुट सिग्नल किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा क्या हो गया है H1Z। ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा H1Z वैल्यू है। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या हो सकता है, हमारा इक्वेशन हो सकता है वाई जेड इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू एक्स जेड प्लस H1Z इंटू एक्स जेड। मतलब जो हमारा वाई जेड बन रहा है वो किससे बन रहा है, एक H1Z इंटू एक्स जेड से, और प्लस हमारा किससे बन रहा है इनपुट सिग्नल को हम लोग अल्फा नॉट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम अपना सिस्टम तैयार करें
तो क्या होगा, हमारा क्या बन रहा है, वाई जेड बन रहा है। ठीक है, वाई जेड यहाँ से निकल रहा है और हमारा क्या है, एक एडर है, एक एडर है, वहीं से हमारा क्या निकल रहा है कि दो इनपुट सिग्नल आ रहे हैं, वो एक जगह एडर पे ऐड हो रहे हैं और हमारा क्या जनरेट कर रहे हैं, वाई जेड। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पहला वाला इनपुट है वो सिंपली अल्फा नॉट से मल्टीप्लाई होके आ रहा है और इनपुट सिग्नल हमारा क्या है, एक्स जेड। ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे किससे, अल्फा नॉट से, और ये हमारा क्या है, एक्स जेड। और दूसरा वाला जो इनपुट सिग्नल वो क्या है कि जो एक्स जेड है वो हमारे ट्रांसफर फंक्शन h1z से मल्टीप्लाई होकर हमारा वैल्यू बना रहे हैं। ठीक है, तो हम सिंपली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एक्स जेड है वो क्या हो रहा है, h1z से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो, जब हमारा इनपुट सिग्नल किसी ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें क्या देगा, हमारा आउटपुट देगा। तो आउटपुट को हम क्या मान लेते हैं, इस h1z इंटू एक्स जेड को हम मान सकते हैं कि हमारा वैल्यू हो गया, मान लो कि ये हमें आउटपुट y1z दे रहा है। तो जो हमारा यहाँ से आउटपुट निकलेगा h1z से वो क्या होगा, y1z हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y1z हो जाएगा। और ये कहाँ से जनरेट हुआ, xz से बाय y1z। मतलब जो हमारा y1z है वो किसके बराबर है, xz इंटू hz, xz इंटू h1z। तो हम कह सकते हैं जो हमारा h1z है वो किसके बराबर हो गया, हमारे y1z इंटू xz। इसको याद रखना है क्योंकि बाद में हमें h1z को ही रिप्लेस करना है, तो ये इक्वेशन हमें याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग h1z को अपने स्ट्रक्चर से रिप्लेस करेंगे तो हमारा यहीं पर वैल्यू आएगा। ओके, अब देखो, तो हमने इतना सारा काम कर लिया, अब हमने क्या निकाला था कि हमारा y1z क्या है, xz इंटू h1z। h1z हमारा क्या है, बीटा 1 इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस 1 बाय t1z। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा h1z, और ये हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, xz। अब देखो, हमें yz निकालने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि yz हमारा कहाँ से जनरेट होगा, हमारे इनपुट सिग्नल हमारा xz होगा और यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे। तो हमें अल्टीमेटली हमें अपना क्या निकालना है, h1z। हमें इसको रिप्लेस करना है ना, तो हमें h1z का वैल्यू हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है अपने स्ट्रक्चर से। तो हमारा ध्यान क्या रहेगा, इसको इम्प्लीमेंट करने का, कि मतलब हमारा आउटपुट y1z कैसे क्रिएट हुआ है हमें वो निकालना है। तो हम ये क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y1z इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा t1z बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा t1z इंटू बीटा 1 इंटू जेड टू द पावर -1 प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा xz। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हमारा सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, y1z, इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो। तो y1z हमारा क्या हो जाएगा, इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y1z इंटू क्या हो जाएगा, t1z इंटू b1 इंटू जेड टू द पावर -1, ये वाला वैल्यू हो गया, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, y1z। इधर हमारा क्या है, t1z इंटू xz। हमें अल्टीमेटली हमारा क्या निकालना है कि हमें y1z कैसे हम जनरेट कर रहे हैं, हमें ये निकालना है। तो y1z कैसे जनरेट होगा, तो हम क्या करेंगे, सिंपली y1z इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि हमारा t1z है और इधर भी हमारा t1z है, तो हम ये वाले वैल्यू को क्या करेंगे ना, हम इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है वो 1 डिले एलिमेंट के साथ आ रहा है। यहाँ पर हमारा एक डिले एलिमेंट देखने को मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। तो इधर क्या हो जाएगा हमारा t1z, और हम क्या करेंगे, t1z को कॉमन अगर ले लेंगे तो हमारा जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, xz, और ये वाला वैल्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस t1z हमने कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा, y1z इंटू जेड टू द पावर -1 इंटू b1z, हमारा ये हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो हमारा y1z बन रहा है वो किससे बन रहा है, t1z, और ये वाला क्या है, इनपुट, यही वाला तो हमारा क्या होगा ना, इनपुट होगा ना। मैंने बताया था ना कि आउटपुट कैसे जनरेट होता है, जब आप उसको ट्रांसफर फंक्शन को, जब अपने इनपुट फंक्शन को मतलब एक्जेड को अगर आप ट्रांसफर फंक्शन से मल्टीप्लाई करो तभी तो वो आउटपुट बनता है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, t1z जो है हमारा एक तरीके का क्या ट्रांसफर फंक्शन, तो ये है ना।
तो हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन अगर है तो ये हम कह सकते हैं ना कि ये मेरा इनपुट है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि ये हमारा x1z है। तो जो y1 जनरेट हो रहा है, y1z जो जनरेट हो रहा है किससे हो रहा है, t1z इंटू x1z। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना जो हमारा y1z जनरेट हुआ वो किससे जनरेट हुआ, हमारे जो हमारा वैल्यू आया यहाँ पर x1z, एक सेकेंड, तो हम कह सकते हैं जो हमारा y1 जनरेट हुआ कैसे हुआ, तो x1z आया, हमारा x1z आया, वो क्या हुआ मल्टीप्लाई t1z से, और हमें क्या दे दिया हमारा y1z, हमारा यहाँ से y1z मिला है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है कि ये हमारा x1 क्या है, हमारा x1 तो आ रहा है लेकिन कहाँ से आ रहा है, हमें वो निकालना है। तो x1 कहाँ से आ रहा है, हमारा xz से। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक एडर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आउटपुट सिग्नल है, ये x1z हमारा क्या बन रहा है, हमारा आउटपुट बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडर लग जाएगा। और कहाँ से जनरेट हो रहा है वो देखो, कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो x1z जो है वो जनरेट हो रहा है हमारे xz से। तो मतलब इसके पास हमारा एक क्या सिग्नल आ रहा है, xz आ रहा है, और हमारे पास क्या है कि ये एक y1z के डिले एलिमेंट के साथ भी आ रहा है। मतलब जो x1z है वो कैसे बन रहा है कि जो y1z हमने बनाया है, जो y1z आ रहा है उसमें एक डिले एलिमेंट के साथ हमारा आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये अगर y1z है तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, एक डिले एलिमेंट निकाल देंगे, क्या है z टू द पावर -1 विथ कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा -b1 नॉट। b1 नॉट होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक y1z विथ डिले एलिमेंट और xz के बनने से हमारा क्या बन रहा है x1z। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इस एडर पे आके ऐड हो जाएगा, और इधर हमारा क्या है, हमारा y1z। तो हमने क्या निकालना है, h1z। हमने बोला था ना कि हमें h1z वाले जो सिस्टम इसको रिप्लेस करना है, तो h1z हमारा क्या था, h1z क्या था हमारा, आउटपुट में y1z आ रहा था, इनपुट में हमारा xz आ रहा था, यही तो था ना। तो अब हम कह सकते हैं कि हम इस वाले सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं विथ ये वाला टर्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जहां से हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा xz आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा xz आ रहा है जो किसको जनरेट कर रहा है, यहाँ से x1z को, ठीक है, और हमारा x1z किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, t1z से, और क्या बना रहा है हमारा y1z जो यहाँ पर हमारा अल्टीमेटली जा रहा है। और हमारा जो x1z है वो दो हिस्सों से, दो पर्टिकुलर टर्म से मिलके बन रहा है, एक हमारा xz जो ऊपर से आया, और दूसरा था क्या कि जो हमने y1z बनाया था वो उसके डिले एलिमेंट के साथ आ रहा है। तो हम ये वाला हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, एक डिले एलिमेंट के साथ, क्योंकि ये y1z है तो हमने यहाँ से क्या किया, एक डिले एलिमेंट निकाल दिया, अपने एडर पे ऐड कर दिया, और यहाँ से हमारा क्या निकल गया, हमारा x1z, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -b1। तो ये हमने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को रिप्लेस किया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने रिप्लेस किया। अब हमें क्या करना है, अपना t1z को अगर हमें रिप्लेस करना है तो t1z के लिए क्या हो जाएगा वो देखो, तो एक हमारा क्या आएगा, सिंपली x1z जो क्या हो जाएगा, हमारे अल्फा 1 से मल्टीप्लाई होके हमारा आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है, सिंपली हमारा क्या होगा, एक x1z अल्फा नॉट से मल्टीप्लाई होगा और हमारा क्या जनरेट करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है, ये सिंपली किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा नॉट से 1 से। अब देखो, और ये हमारा नीचे से क्या आएगा, इस अल्फा 1 के लिए यहाँ से हमारा y2 आएगा। अब y2 कैसे जनरेट हुआ है, हमने क्या निकाला है, x2z इंटू t2z, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, yz, और x1, अब x2 कैसे जनरेट होगा, हमारा ऊपर से क्या आ रहा है, x1z आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकला x2, और एक इक्वेशन और क्या आएगा, y2 वाला टर्म विथ डिले आएगा हमारे साथ, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डिले एलिमेंट के साथ हमारा y2 यहाँ से आ जाएगा विथ -b2 जो यहाँ पर ऐड होगा, जो x2 को जनरेट करेगा। अब हमें क्या करना है, अपने t3 को अगर हमें रिप्लेस करना है तो t3 को रिप्लेस करने के लिए अगेन हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम ऊपर से x2 आएगा जो डायरेक्ट सिंपली क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे
अल्फा 2 से, अल्फा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हमारा कौन सा वैल्यू आएगा, y3z, y3z। अब ये y3 कैसे बना, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, x3z, जो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, t3z से, और हमारा यहाँ से y3 निकलेगा। और x3 कैसे बनेगा, हमारा एक एडर आएगा, ऊपर से हमारा क्या आएंगे, x2z, और हमारा y3 विथ डिले विथ कोफिशिएंट -b3 से हमारा यहाँ पर एडर में ऐड होगा और हमारा क्या जनरेट होगा, x3। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाला जो सेक्शन है, यही क्या हो रहा है, आगे रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया है, लेडर स्ट्रक्चर बन गया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, लेडर स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। हमने इसी तरीके से आगे लेडर स्ट्रक्चर बनाना है, कहाँ तक, हमारे लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर सिंपली वो अल्फा एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, और हमारा सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या क्रिएट किया, अपना लेडर स्ट्रक्चर। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं विथ वन क्वेश्चन। ओके, तो जो मेरा क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एच जेड इज इक्वल टू क्या है हमारा, 2 + 8 z to the power -1 + 6 z to the power -2 डिवाइडेड बाय 1 + 8 z to the power -1 + 12 z to the power -2। ये हमारा इक्वेशन। लेकिन जो हमारा लेडर स्ट्रक्चर के लिए ट्रांसफर फंक्शन होता था वो किस फॉर्म में होता था, z to the power -2 + z to the power -1 + a0। इस तरीके से हमारा मतलब हमारा जो z का इनवर्स, जो z का जो पावर होता था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता था। जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो किस में बनेगा, z के डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले पावर में। तो इसको हमें क्या करना है, अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले पावर में अगर लाना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, सिंपली 6 z to the power -2 + 8 z to the power -1 + 2। ठीक है, और नीचे भी हमें सेम करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 12 z to the power -2 + 8 z to the power -1 और +1। यहाँ हमारा हो गया इक्वेशन। अब हमारा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमारा अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम अपने राउथ एरे टेबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि z का कौन सा सबसे हाईएस्ट पावर है। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, 2। तो z का हाईएस्ट पावर से लेके हमें कहाँ तक जाना है, z के 0 तक जाना है। ठीक है, और हमारा जो ऑर्डर होगा वो कितने रो में रिपीट होगा, 2 रो में रिपीट होगा। मतलब हमें z to the power -2, z to the power -2, z to the power -1, z to the power -1 और z to the power 0 को आप क्या लिख सकते हो, सिंपली 1 और 1। मतलब हमारा हर एक z का पावर 2 बार रिपीट होगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा, z के हाईएस्ट पावर तक जाएगा, कहाँ तक, 1 तक। और हर एक z का पावर हमारा क्या होगा, 2 बार अपने रिपीट में आएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ओके, अब क्यों रिपीट में आया वो देखो, यहाँ पर क्योंकि हमारा इक्वेशन किस में है, yz/xz के फॉर्म में। तो इस वजह से हमारा जो z का पावर है वो क्या हो रहा है, हर एक रो में रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन कैसे आएगा, रॉथ एरे टेबल कैसे बनेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ हमारा हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12, यहाँ आ जाएगा हमारा 8, यहाँ आ जाएगा 1। बस हमें ये लिखना है, ये हमें हमारे इक्वेशन से मिल जाएगा। अब हमें एक आगे निकालना है। आगे हमें कैसे निकालेंगे, तो z इस रो के लिए, हमारा इस रो के लिए जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन लेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, देन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 12 × 8 -8 × 6 और डिवाइडेड बाय जिस टर्म से हमने पहले स्टार्ट किया था मल्टीप्लीकेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा 12। मतलब जिस रो के लिए आप लिख रहे हो उसके जस्ट ऊपर वाला जो आपका वैल्यू होगा उससे आपको डिवाइड करना है। तो हमारा वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, 12 8 96 -48 बाय 12। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 8 16, 8 में से 4 12। तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, 4। हमारा यहाँ वैल्यू आ गया 4। अब देखो, अब हमें नेक्स्ट कॉलम के लिए जो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसी 12 को हम अब दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन जिस तरीके से हमने ये वाला किया था, तो 12 इंटू क्या हो जाएगा 24 और माइनस हमारा क्या हो जाएगा 1 × 6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे अगेन 12। तो यहाँ हो जाएगा 814 या 18 बाय 12। इसको अगर आप
फिर से फर्दर तोड़ो तो 3 6 18, 3 4 12, 2 3 6, 2 2 4, 3/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आया वो आया 3/2। अब देखो इधर अब हमारे पास कोई भी कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि इधर कोई कॉलम ही नहीं है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो अगेन हम क्या कह लेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, 0। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली क्रॉस से साइन लगा सकते हो या फिर 0 से कर सकते हो। अब हमें क्या निकालना है, अपने दूसरे वाले रो के लिए वैल्यू। अगेन हमारा जो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, 4 8 जा 32 माइनस 12 इंटू 3/2, जो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 4, 32 माइनस 18/4 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 8 4 12, 2 में से गया 1/4। तो हमारा जो वैल्यू आया वो किस में आया, 7/2। तो हमारे लिए यहाँ पर आ गया हमारा 7/2। अगेन अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले कॉलम के लिए निकालेंगे, तो अगेन हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1। लेकिन यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे 0 कंसिडर कर लेंगे। तो 0 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा जो वैल्यू होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 12। यह हो जाएगा हमारा 0 वाला पार्ट कट गया, तो 4 और डिवाइड किसे करना है, हमें 4 से, तो यहाँ आ जाएगा वैल्यू हमारा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने नेक्स्ट वाले कॉलम इसके रो उसके लिए वैल्यू निकालनी है। अगेन हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7/2 इंटू 3/2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4, जो क्या हो जाएगा 4। तो हम इसको जो फर्दर करेंगे, तो 7 3 जा 21/4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, 7/2। तो आप जब इसको फर्दर कैलकुलेट अगर करोगे, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 5/14। ठीक है, अब देखो हमें इस वाले कॉलम के लिए वैल्यू निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनको यहाँ पर 0 वैल्यू है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपना लास्ट वाला कॉलम के लिए वैल्यू निकालेंगे। हमारा अगेन प्रोसेस वही रहेगा, 5/14 इंटू 1 माइनस, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ सिंपली 0 हो जाएगा। और हमें डिवाइड किसे करना है, 5/14 से, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1। तो हमने अपना राउथ अरे टेबल इंट्रोड्यूस कर लिया है। अब हमें क्या रिक्वायर्ड है, अपना अल्फा नॉट बीटा 1, हमारे अपने कोफिशिएंट्स। तो अल्फा नॉट हमारे कैसे निकलेंगे, मैंने बताया था ना, फर्स्ट वाले रो को आपको सेकेंड वाले रो से डिवाइड करने पे हमारा क्या निकलेगा, अल्फा नॉट। स्टार्ट हमेशा अल्फा नॉट से होगा। तो अल्फा नॉट हमारा क्या हो गया, 6/12, 6 डिवाइडेड बाय 12 हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। अल्फा 1 हमारा क्या हो जाएगा, अगेन सेकेंड को हम लोग थर्ड वाले रो से डिवाइड करेंगे, तो 12/4 हमारा बीटा 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। अब हमारा अल्फा 0 हो गया, अब अल्फा 1 आएगा। तो अल्फा 1 के लिए जो हमारा वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाय 7/2, 4 डिवाइडेड बाय 7/2। तो अगर आप इसको डिवाइड करो तो हमारा क्या आ जाएगा, 8/7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बीटा 1 हो गया, अब हमारा बीटा 2 निकलेगा। ऑर्डर याद रखना, इसी ऑर्डर में आपको लिखना है। बीटा 2 क्या हो जाएगा, 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2, 5/14। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 7/2 इंटू हम आ जाएगा 14/5। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, कैलकुलेशन याद रखना, ध्यान रखना, उसमें दिक्कत गलती ना हो, किया गया। अब हमें क्या निकालना है, एक वैल्यू और हमारा निकलेगा, इन दोनों को भी डिवीजन होगा, तो हमारा उससे क्या निकल जाएगा, हमारा अल्फा 2। तो अल्फा 2 का वैल्यू क्या आ गया, 5/14 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 5/14। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। क्योंकि जो लेडर स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1 और बीटा 2 एंड सो ऑन। तो हम अब अपना लेडर स्ट्रक्चर बनाने के लिए रेडी हैं, तो हम अपना लेडर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो लेडर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान रखो। सबसे पहले हमने बोला था, एक सिंपली हमारा जो इनपुट होगा वो अल्फा नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा नॉट से। तो अल्फा नॉट का वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, ये सिंपली आएगा। और हमारा यहाँ से क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगा, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएंगे, एडर। एक जो है हमारा क्या आएगा, बीटा 1 का वैल्यू। तो बीटा 1 कहाँ से जनरेट हो रहा था, हमारा इधर वाले पार्ट से जनरेट हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रांच निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे। और यहाँ के बाद हमारा, मैंने बताया था, ये एक इनपुट स्टेज है और एक नीचे आउटपुट स्टेज आएगा, बीच में हमारा डिले एलिमेंट वाला स्टेज आएगा, जो किसको डिफाइन करेगा, बीटा 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक आ जाएगा डिले एलिमेंट z⁻⁻1, और किसके साथ आएगा, -3 कोफिशिएंट के साथ। मैंने बोला था ना माइनस बीटा 1, तो यहाँ पर आएगा। तो हमारा यहाँ पर एक आउटपुट जनरेट होगा, जो क्या हो जाएगा, x2z हो जाएगा। यहाँ से x1z हमारा निकलेगा। ठीक है,
और यहाँ पर हमारा क्या था xz, जो xz से आ रहा था। ये हो गया हमारा वैल्यू। यहाँ से हमारा एक इनपुट जनरेट होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा दूसरे के लिए, तो दूसरा हमारा सिंपली क्या हो रहा था, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था और एक सिग्नल यहाँ पर आ रहा था, एक जनरेट हो रहा था, और यहाँ से हमारा क्या निकल रहा था, हमारा आउटपुट निकल रहा था, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, y1z, ठीक है, जो सिंपली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा अल्फा 1 8/7। अब हमारा क्या है, बीटा टू अगेन हमारा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, जो हमें कौन इंट्रोड्यूस करके देगा, y2z, और हमारा यहाँ पर एक आएगा क्या, डिले एलिमेंट z टू द पावर -1, ठीक है। और ये x2 को जनरेट करने के लिए हमारा यहाँ से क्या आएगा, x1z यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ऐड होगा और क्या जनरेट करेगा, हमारा x2z, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y2z, जो किस बीटा के साथ आएगा, -49.5 के साथ, ओके। अब हमारा बच गया लास्ट में अल्फा टू क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा x2z से मल्टीप्लाई होके हमारा क्या जनरेट करेगा, हमारा y2z, ठीक है, y2z जनरेट करेगा, और यहाँ इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, अल्फा डायरेक्ट हमारा x2z से मल्टीप्लाई होके हमें क्या जनरेट करके देगा, y2। मैंने बताया था ना, जो पहला वाला अल्फा वाला टर्म होता है वो डायरेक्ट अपने इनपुट सिग्नल से मल्टीप्लाई होकर आउटपुट जनरेट कर देता है। तो हमारा यहाँ से जो y2 जनरेट होगा वो सिंपली किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे अल्फा 2, जिसका वैल्यू क्या है, 5/14। सिग्नल का फ्लो देखो कैसे होगा, ये हमारा सिग्नल कैसा आ रहा है, इधर आ रहा है, क्योंकि ये इनपुट सिग्नल है, ये क्या होंगे, हमारे फीड फॉरवर्ड सिग्नल। ये सारे सिग्नल हमारे क्या है, हमारे डिले वाले सिग्नल है, तो सिग्नल का जो फ्लो है वो ऐसा होगा। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, इनपुट, तो इस वजह से हमारा एडर पे इनपुट कलेक्ट हो रहा है। फिर यहाँ से हमारा सिग्नल इधर निकला, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ गया, x1z, जो इस पे आ रहा है, और जनरेट क्या कर रहा है, हमारा x2z, और x2z हमारा यहाँ पर अल्फा 2, जिसका वैल्यू है 5/14, उनसे मल्टीप्लाई होके यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, हमारा y2z बन रहा है, ठीक है, y2z। ये y2z हमारा यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, और फिर ये y1 जनरेट कर रहा है, और देन हमारा लास्ट में हमारा यहाँ पर yz आपको कंट्रीब्यूट होता देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने अपना स्ट्रक्चर तैयार किया, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने पढ़ लिया अपना लैडर स्ट्रक्चर। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो समझो। देखो, कोई भी राउथ अरे टेबल हो, उसका जो पहला कॉलम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हमारा क्या निकलता है, अल्फा नॉट, बीटा 1, अल्फा 1, बीटा 2 एंड सो ऑन, सारे वैल्यूज से निकलते हैं। और अल्फा 1 वगैरह हमारे क्या है, ये हमारे रूट्स हैं, ठीक है। हमारे जो इक्वेशन है उनके ये क्या है, कोफिशिएंट्स है, रूट्स हैं, ओके। तो अगर आप देखोगे कि अगर आपका फर्स्ट कॉलम में सारे फाइनाइट वैल्यू हैं, तो आपका स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है, मतलब आपका जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल है, और आप उससे लैडर स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पहले कॉलम में कहीं भी अगर 0 आ गया, कोई भी रो में पहले कॉलम में कहीं भी अगर वैल्यू 0 आ गया, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना होता है, अपना रूट। तो अगर कोई भी रो में अगर आपका 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रूट है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो रूट्स के वैल्यूज आ रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, इन्फिनिटी में जा रहे हैं। मतलब कोई भी एक ऐसा इक्वेशन बनेगा आपका, जिसका जो आपका रूट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो किस में जा रहा है, इन्फिनिटी में जा रहा है, जो हमारे सिस्टम को क्या कर देता है, अनस्टेबल बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी राउथ अरे टेबल में अगर आपके पहले कॉलम में कहीं भी अगर आपका 0 आ रहा है, तो वो इनस्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा, और अगर इनस्टेबिलिटी आ गई तो हमारा लैडर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा। एंड फिर इसका मतलब ये है कि जो आपका जो सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कहीं पर कोई भी एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसका जो रूट है वो किस में आपके जा रहा है, आपके जो कॉम्प्लेक्स प्लेन बनते हैं उसके किस में जा रहा है, आपके राइट हाफ वाले साइड में जा रहा है। मतलब जो आपके
इक्वेशन हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, इन्फिनिटी, उसकी मैग्नीट्यूड जो हो जा रही है वो क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी में जा रही है। तो इस वजह से जो हमारा इक्वेशन है, जो हमारे वैल्यूज हो जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के राइट हाफ वाले साइड में चल जाएंगे, जो क्या इंट्रोड्यूस करता है कि हमारा सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा लेडर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। और लेडर स्ट्रक्चर बनने के लिए क्या चाहिए, सिस्टम को स्टेबिलिटी चाहिए और हमारे कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, फाइनाइट वैल्यू में होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर जीरो इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो मतलब कोई भी एक ऐसा कोफिशिएंट है जो फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी में जा रहा है, वैल्यू आपका इन्फिनिटी में जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि आपका क्या हो रहा है, वैल्यू फाइनाइट है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसका जो रूट्स है उसके सारे मैग्नीट्यूड किसमें है, फाइनाइट वैल्यू में। कोई भी हमारा मैग्नीट्यूड जो है कोफिशिएंट्स का वो इन्फिनिटी में नहीं जा रहा है। ओके, तो ये हमारे लेडर स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। आपके ही क्वांटम में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उससे हम लोग अपना इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो जो आपका इक्वेशन है वो है एच जेड इक्वल टू क्या है आपका, 5z to the power minus q plus 2z to the power minus 2 plus 3z to the power minus 1 plus 1 divided by z to the power minus 3 plus z to the power minus 2 plus z to the power minus 1 plus 1। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने राउथ अरे टेबल निकालना है, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन ऑलरेडी किस में है, z के डिक्रीजिंग पावर में है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा टेबल बनेगा वो कैसा बनेगा, z to the power minus 3, और मैंने बोला था जो z का पावर होगा क्या होगा, रिपीट में आएगा। तो z to the power minus 3 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा हमारे, z to the power 0 जो है होगा हमारा वैल्यू 1 माइनस 2, यहाँ भी हो जाएगा z to the power minus 2, यहाँ हो जाएगा z to the power minus 1, z to the power minus 1, यहाँ आ जाएगा हमारा 1 और 1। मैंने बोला था ना z का हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होगा z के 0 पावर तक, जो लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा 1 और 1, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के अगर पावर में अगर 0 है तो वो क्या बना देती है, उसको 1 बना देती है। अब हम अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, पुट ऑन करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 5, यह हमारा है 2, 3 और 1, और हमारा दूसरे वाले के लिए हमारा क्या है वैल्यू 1, 1, 1 और 1। सिंपली हमारा कोफिशिएंट्स 1 है। अब क्या करेंगे, हम अपने बाकी के रो के जो वैल्यू है वो निकालेंगे। ओके, तो हम अगेन वही वाला फॉर्मूला मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू 2 माइनस 5, यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ये आ जाएगा हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले कॉलम के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा अगेन 1 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1 इंटू 5, मतलब 5 डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा 1, तो 5 में से 3 गया तो हमारा 2 माइनस साइन के साथ आएगा। अब हम अपना क्या करेंगे, तीसरे वाले के लिए निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा तीसरे वाले के लिए भी वैल्यू है, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1, तो आ जाएगा हमारा -4, यहाँ आ जाएगा हमारा -4। अब देखो इस वाले के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, -3 -2 इंटू 1 -2, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइडेड बाय हमारा जाएगा -3। यहाँ पर साइन कन्वेंशन को अच्छे से ध्यान रखना, कहीं से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ जाएगा -1 बाय -3, हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1/3। ठीक है, ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा -3 इंटू 1 -3 -2 इंटू 1 -2 डिवाइडेड बाय हमारा 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा -3 माइनस और माइनस से माइनस साइन हो जाएगा हमारा +4 डिवाइडेड बाय -3, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1/3, मतलब -1/3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा -3, और यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो -3 बाय वैल्यू आ जाएगा -3, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 1, यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ओके, अब देखो हम अब बाकी के रो के लिए सेम इसी तरीके से निकालेंगे, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1/3 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा -2/3 माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे 3 इंटू 1/3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/3, वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 3 -2 -3
-5/3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ आ जाएगा हमारा -5। ठीक है, अब देखो हमें इसके लिए निकालना है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा -4/3, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 1/3। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 3 - 4 प्लस 1/3 जा 9, 9 5 जा, ये 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, हमारा यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ। तो अगेन हम क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 5/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 5/3। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया वैल्यू, अगर इसको अब माइनस करो तो यहाँ पर वैल्यू आ गया हमारा 0 आ गया। अब देखो इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -5, इधर कोई भी नहीं है तो -5/5, यहाँ आ जाएगा हमारा -1। अब देखो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 माइनस, इन दोनों को 5 डिवाइड बाय अगर 0 करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब इनके लिए हमारा कोई वैल्यू है नहीं तो यहाँ नहीं है। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0, मतलब किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो मतलब जो वैल्यू आपकी जा रही है वो किस में जा रही है, इन्फिनिटी में चली जा रही है। तो अब आपने देखा कि हमारा जो रॉ थ्योरी का पहला कॉलम रहा उसका जो वैल्यू रहा लास्ट का 3 रो का, वो हमारा क्या आ रहा है 0 0 0 आ रहा है, मतलब 0, मतलब कहीं भी आपको अगर 0 आ जाए तो आपको वहीं रुक जाना है, सीधा कह देना है कि हमारा लेडर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कोफिशिएंट्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है उस किस में जा रहा है, हमारा इन्फिनिटी में जा रहा है, जो सिस्टम को क्या बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। तो हम कह देंगे यहाँ हियर राउथ अरे स्ट्रक्चर या फिर लैडर स्ट्रक्चर नॉट पॉसिबल ड्यू टू instability in system because of infinite value consideration। ये हमारा आ जाएगा कि हमारे जो कोफिशिएंट्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब समझो कि जो हमारे रूट्स आ रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, हमारे इन्फिनिटी वैल्यू में जा रहे हैं, इस वजह से जो हमारा लेडर स्ट्रक्चर है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई हो, यहाँ तक कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं रहा हो। मैंने बहुत कोशिश किया आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए। अगर कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछना, मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगी या रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, बाकी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हमारा FIR फिल्टर स्टार्ट होगा, तो हमारा उसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश तो मेरा यही है कि मैं आपको जल्द से जल्द यूनिट कंप्लीट करा के दूँ, तो आप लोग बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ो, और तब तक मेरे वीडियोस ऐसे धीरे धीरे आते रहेंगे तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। ठीक है, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा यही कोशिश है कि मैं आपको बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कराऊँ, हर एक छोटी से छोटी टेक्निकलिटी, हर एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और बाकी कैलकुलेशन आपका कैसे सही होगा वो डिपेंड करता है कि आप कितना कैलकुलेशन कर रहे हो, वो आपके प्रैक्टिस से ही आएगा। मेरा खुद का कैलकुलेशन बहुत ख़राब है, क्योंकि कैलकुलेशन मेरी खुद थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए मुझे हर एक चीज़ बहुत बारीकी से लिखना पड़ता है, जिससे हमारे इक्वेशन गलत ना हो। तो ये आपको जितना प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।